सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। आज हम पढ़ रहे हैं लाल किताब। ठीक है जी। बेसिकली ज्योतिष है क्या? ज्योतिष दो वर्ड्स को मिला के बना है। ज्योति प्लस ईस्ट, यानी भगवान की ज्योति। ये भगवान की ज्योति है। ठीक है। कहते हैं किसी का फ्यूचर या तो ब्रह्मा जी को पता होता है, ठीक है, या उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजर को। किसी का भी भविष्य, किसी का भी फ्यूचर, किसी के साथ भविष्य में क्या घटना होगी, इसके बारे में सिर्फ ब्रह्मा जी या फिर एक एस्ट्रोलॉजर ही जान सकता है। ठीक है जी। और हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सबसे जो बेस पार्ट है हमारी एस्ट्रोलॉजी का, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी मायने जो हमारे वेदा से ली गई है। ठीक है, हमारे जो चार वेद हैं, इनमें से जो ली गई है उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ये हमारी ज्योतिष का बेस है। ठीक है। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे हस्तरेखा है, जिसको हम पाम रीडिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नाड़ी ज्योतिष भी है। फिर उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, यानी कृष्ण मूर्ति पद्धति। ये टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। उसके बाद फिर वास्तु भी है। ठीक है जी। उसके बाद न्यूमरोलॉजी भी है, टैरो रीडिंग भी है, और लाल किताब भी है। ये सारी की सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन बेस एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। उसके बाद इसकी सारी ब्रांचेस है: हस्तरेखा, नाड़ी ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब। ठीक है। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है लाल किताब। लाल किताब। लाल किताब बेसिकली पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया की ही बुक है। ये हमारे फगवाड़ा के पास, बुराई के पास उनका गांव था, पंडित रूपचंद जोशी जी का। ये अंग्रेजों के टाइम पे उनके यहाँ अकाउंट्स का काम करते थे। ठीक है। और कहते हैं कि ये लाल किताब इनको किसी कोई आत्मा आगे लिखवाती थी रात को। कोई भगवान, कोई आत्मा, कोई कोई आगे लिखवाता था इनको लाल किताब। लाल किताब में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज्यादा डेप्थ है। मतलब इसको पढ़ने के लिए, इसको सीखने के लिए कहते हैं एक जन्म भी कम है। इसमें इतनी ज्यादा डेप्थ है, इतनी ज्यादा गहराई है। आप इसको जितना बार बार पढ़ोगे, इसके अंदर इतने फॉर्मूलाज हैं, इतने इतनी डेप्थ है कि आप इस पे एक रिसर्च कर सकते हो, पूरा जीवन लगा सकते हो एक बुक पे। तब भी आप इस बुक को जान नहीं सकते, ये इतनी डेप्थ वाली बुक है। और ये अपने आप पे कंप्लीट बुक है। ये अपने आप पे कंप्लीट बुक है। ठीक है। इसका कोई पार्ट मिसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, जो एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में काम करना चाहते हैं, वो लाल किताब के बिना काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये रेमेडियल पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा रेमेडियल पार्ट है। और इसके बिना आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। ये आपको सीखनी ही पड़ेगी, इसके बारे में आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर काम करना चाहते हैं। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या केपी एस्ट्रोलॉजी में तो कोई रेमेडी है ही नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, मैं विदेश कब जाऊंगा, ये सिर्फ टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी कोई ज्यादा रेमेडियल पार्ट नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडियल पार्ट है, पूजा पाठ व्रत। लेकिन
अगर हमें इंस्टेंट इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, एक बंदा कहता है जी मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है ना, बचाओ मुझे, कोई हल करवाओ, तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे भैया तू व्रत रख सोमवार का, या, है ना, हमें उसको इंस्टेंट रिजल्ट देना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा करें कि अभी जो इस मुसीबत इसके ऊपर पड़ी है वो निकल जाए, है ना। तो जो इंस्टेंट रिजल्ट है, इंस्टेंट उपाय है, वो लाल किताब का ही काम करता है, और बिल्कुल काम करता है। इसीलिए एज ए वैदिक मतलब एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको ये किताब आनी ही चाहिए। अब ये किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी, ठीक है जी। इसके 5 पार्ट्स हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 5 पार्ट हैं। सबसे पहले उन्होंने 1939 में बुक लिखी थी, जो फर्स्ट पार्ट लिखा था लाल किताब का। ये इट वाज रिटन ऑन 1939। लाल किताब के फरमान, इस बुक का नाम था लाल किताब के फरमान। ये बेसिकली थी बुक, पामिस्ट्री पे बुक थी ये, इस पे ज्यादा पार्ट पामिस्ट्री का ही कवर किया गया था। उसके बाद उन्होंने सेकंड बुक लिखी 1940 में, ये थी लाल किताब के अरमान। इस बुक का नाम था लाल किताब के अरमान, ठीक है जी। फिर उन्होंने थर्ड बुक लिखी 1941 में। ये लाल किताब गुटका था, ये छोटी बुक थी एक। उसके बाद फिर उन्होंने फोर्थ बुक लिखी 1942, लाल किताब 1942। फिर पांचवी बुक लिखी उन्होंने 1952 में। इसके 2 पार्ट हैं, और हम इसी बुक को पढ़ेंगे क्योंकि इस बुक में सारा कुछ पिछला ऑटोमेटिकली कवर है। हम 1952 पढ़ेंगे। ये 2 पार्ट वाली बुक है, ठीक है जी। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने 5 बुक्स लिखी थी, 1939 में, 40 में, 41 में, 42 में, 1952 में। ये बुक कहते हैं कि उनको किसी दैवीय शक्ति ने लिखाई थी, और इसीलिए इसमें इतनी डेप्थ है, और इसमें एक रिसर्च बेस्ड बुक है ये। तो हम अपनी पहले 1 या 2 क्लासेस थोड़ी सी बेसिक की लेंगे, ताकि जो बेसिक वाले स्टूडेंट है जिनको अभी कोई भी नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज उनको देंगे हम, ताकि वो आगे चल पड़े, है ना। तो 1 2 क्लासेस हम बेसिक्स की लेके फिर हम प्रॉपर लाल किताब पे आएंगे। आज आपको मैं थोड़ा करवाऊंगा, और इसमें आपका होमवर्क है कि आपने, जो आपको मैं प्लैनेट्स के नाम बताऊंगा, राशियों के नाम बताऊंगा, उनके लॉर्ड्स बताऊंगा, कहाँ पर कोई ग्रह उच्च होता है, कहाँ पर नीच होता है, तो आज आज आपको इतना पाठ करवाऊंगा, और आपको नेक्स्ट क्लास तक इसको रखना है, याद करके आना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक से। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी की फैमिली है, मतलब फैमिली ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, उसमें क्या है, 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह, ठीक है। 12 राशियां हैं, ठीक है जी। 12 ही घर हैं, और 27 नक्षत्र हैं। ये हमारी फैमिली एस्ट्रोलॉजी की 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 घर और 27 नक्षत्र। लाल किताब में हम नक्षत्र नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट तो कट गया। हमारे पास सिर्फ रह गए 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 घर, ठीक है। हम इसी को पढ़ेंगे, 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 घर। तो पहले थोड़ी सी आपको इसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ मैं। हमारी जो ज्योतिष में है, वो 9 ग्रह काम करते हैं, 9 ग्रह, प्लैनेट्स, ठीक है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में 9 9 प्लैनेट्स वर्क करते हैं, जिनको हम कंसिडर करते हैं।
चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी है। तो हम इन 9 ग्रहों को ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप 9 ग्रहों के नाम लिख लीजिए, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो प्लेनेट है वो है सन, यानी सूर्य। ये प्रत्यक्ष देव है, इसको हम देख सकते हैं। सन, सूर्य, इसको प्लैनेट्स का राजा बोला जाता है। ठीक है जी। फर्स्ट प्लैनेट है हमारा सूर्य, सन। सेकंड प्लैनेट है हमारा मून, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। इसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं। सूर्य को भी हम देख सकते हैं, चंद्रमा को भी हम देख सकते हैं। थर्ड प्लैनेट है हमारा मंगल, मार्स। आप इनके नाम नोट करते रहो साथ साथ। ठीक है। फर्स्ट प्लैनेट सन, सूर्य। सेकंड मून। थर्ड मार्स। फोर्थ बुध, जिसको हम कहते हैं मरकरी। बुध प्लैनेट, मरकरी। फिफ्थ जुपिटर, गुरु। ठीक है जी। फिफ्थ प्लैनेट है हमारा जुपिटर, गुरु। सिक्स्थ है वीनस, शुक्र ग्रह। सिक्स, शुक्र, वीनस। सेवन सैटर्न, यानी शनि। ठीक है, इसके बाद हमारे दो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है। हम इन्हीं प्लैनेट्स को आगे स्टडी करेंगे। इसके नाम सबने नोट कर लिए? हाँ जी, बताइए, सबने नोट कर लिए नाम ये? हाँ जी, यस नोट लिए कि नोट कर लिए, मैं फिर आगे चलूँ? यस सर, कर यस सर। ली। आफ्टर दैट, हमारा जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड पूरा, ये हमारा ब्रह्मांड है। ये है 360 डिग्री का। ठीक है जी, ये हमारा ब्रह्मांड है। ये हमारा 360 डिग्री का। इसको हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस पूरे ब्रह्मांड को। 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 12 से डिवाइड डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट जो हो गया वो 30 डिग्री का हो गया। यानी ये जो हमारी फर्स्ट 30 डिग्री का पार्ट है, ये हमारी पहली राशि है। ठीक है। सेकंड जो 30 डिग्री का है, ये हमारी सेकंड राशि है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। इस ब्रह्मांड को हमने 30 30 डिग्री के हिसाब से 12 राशियों में डिवाइड कर दिया। आसमान में ये 12 राशियां आप देख सकते हो, लेकिन वहां पर डिवाइडेशन नहीं है, लाइनें नहीं खींची गई। लेकिन ये 12 राशियां वहां पर उनके साइन अवेलेबल हैं। ठीक है।
तो इस पूरे ब्रह्मांड को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट यानी एक राशि जो हुई वो 30 डिग्री की हुई, सेकंड राशि भी 30 डिग्री की हुई। ठीक है। ऐसे ही जो हमारे 12 घर हैं, ये हमारी मेन कुंडली है। कुंडली को हमें कैसे ड्रा करते हैं ये देख लीजिए। ये हमारी होरोस्कोप है, कुंडली। इस कुंडली में 12, ये भी हमारे 12 घर है। ये हमारा पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ठीक है। ये इसको भी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस फर्स्ट घर की जो डिग्री हुई ये भी 30 डिग्री का हुआ। 12 12 राशियों का एरिया, मतलब पहली राशि का एरिया भी 30 डिग्री का है, और पहले घर का एरिया भी 30 डिग्री का है। सेकंड घर का एरिया भी 30 डिग्री का है, और सेकंड राशि का एरिया भी 30 डिग्री का है। ठीक है जी। तो हमारे पास 12 राशियां, 12 घर और 9 ग्रह, ये हमारी फैमिली है एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है। ये ऐसे कुंडली बनती है। ये हमारी जन्म कुंडली है, और ये 12 राशियां हैं। ठीक है जी, समझ आ गया ये। अब आगे चलूं मैं। जी सर। अब मैं आपको 12 राशियों के नाम लिखा रहा हूँ। ये नाम आपको सीरियल ऑर्डर में, जैसे जैसे नंबरिंग है इनकी, वैसे वैसे आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है। जो हमारी फर्स्ट राशि है, पहली राशि, वो है मेष राशि। ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एरीज। पहली राशि का नाम मेष है, और इसको एरीज बोलते हैं। ये ऐसे ही सीरियल ऑर्डर वाइज हमें याद करनी है। पहली राशि मेष ही रहेगी हमेशा। सेकंड राशि वृषभ। इसको हम बोलते हैं टॉरस। ठीक है जी। सेकंड राशि जो है वो वृषभ है, टॉरस। थर्ड राशि हमारी है मिथुन। इसका नेम जो है वो है जेमिनी। जेमिनी। ठीक है। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, यानी जेमिनी। फोर्थ राशि है हमारी कर्क राशि, कैंसर। ठीक है जी। पांचवी राशि है हमारी सिंह राशि, यानी लियो। इसको बोलते हैं लियो। सिक्स्थ राशि हमारी है कन्या। इसको बोलते हैं वर्गो। सेवन, तुला। चलिए शुक्रिया ब्रदर। शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। कृपया सारे म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सातवीं जो राशि है तुला, इसको बोलते हैं लिब्रा। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि आठवीं, ये होती है स्कॉर्पियो।
9वीं राशि है हमारी धनु राशि। ये है सेजिटेरियस, SAGITARIUS, सेजिटेरियस। 10वीं है मकर, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। 11वीं राशि है कुंभ, एक्वेरियस। 12वीं राशि है मीन, यानी पाइसिस। पाइसिस, ये हमारी 12 राशि है। इसके नेम आपको सीरियल ऑर्डर में आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 5वीं राशि कौन है, तो सिंह राशि। छठी कौन सी है, कन्या। 10वीं कौन सी है, मकर। 11वीं कौन सी है, कुंभ। पहली कौन सी है, मेष। 7th कौन सी है, तुला। थर्ड कौन सी है, मिथुन। इस राशियों के नाम आपको सीरियल ऑर्डर में याद होने चाहिए। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है। इन 12 राशियों का नोट कर लीजिए, ये आपकी 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों के जो लॉर्ड्स हैं, मतलब इन राशियों को जो कंट्रोल करते हैं, वो प्लैनेट्स कंट्रोल करते हैं। ये जो राशियां हैं, इनके जो कह लो लॉर्ड्स हैं, या इनके जो देव, मतलब इनको कंट्रोलिंग पावर है इनकी, वो प्लैनेट्स के पास है। ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इन राशियों के मालिक कौन है, लॉर्ड्स कौन है। इनको ग्रह कंट्रोल करते हैं। अब जो पहली राशि है, मेष राशि, इसका जो मालिक है वो है मंगल, प्लैनेट्स। पहली राशि और 8वीं राशि वृश्चिक का, इसका मालिक मंगल है। यानी इन राशियों को कंट्रोल मंगल करता है, और मंगल की एनर्जी इन राशियों में ट्रांसफर होती है। ठीक है। मंगल की जो एनर्जी है वो इन राशियों में आपको मिलेगी। तो पहली राशि और 8वीं राशि का जो स्वामी है वो है मंगल। ठीक है। दूसरी राशि जो है टॉरस, वृषभ, इसका जो मालिक है वो है शुक्र। इसको शुक्र यानी वीनस कंट्रोल करता है। सेकंड राशि और 7th राशि को, ठीक है, शुक्र कंट्रोल करता है। यानी शुक्र के पास दो राशियां हैं, वृषभ और तुला, लिब्रा। मंगल के पास दो राशियां हैं, एरीज और स्कॉर्पियो। ऐसे ही जेमिनी, ये है बुध की राशि। 3 नंबर राशि को बुध कंट्रोल करता है, और 6 नंबर राशि को वर्गो। ये दो राशियां बुध के पास हैं। यानी इन राशियों पे बुध की मलकियत है। मिथुन पे और कन्या पे, यानी जेमिनी और वर्गो पर बुध की मलकियत है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया मकर और कुंभ, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, इनको शनि कंट्रोल करता है। शनि यानी सैटर्न, इन दो राशियों को शनि कंट्रोल करता है, मकर और कुंभ को। यानी शनि के पास भी दो राशि होगी, मकर और कुंभ। ठीक है। उसके बाद धनु राशि, इसका मालिक है गुरु, जुपिटर। और 12वीं राशि मीन, इसका भी मालिक जुपिटर ही है। ठीक है। अब देखो, अब तक हर प्लेनेट के पास दो दो राशियां आ गई। मंगल के पास दो राशियां हैं, एरीज और वृश्चिक। शुक्र के पास टॉरस और लिब्रा।
बुध के पास जेमिनी और वर्गो, गुरु के पास धनु और मीन, और शनि के पास मकर और कुंभ। ठीक है। अब बचे सूरज और चंद्र। सूरज के पास एक ही राशि है, सिंह राशि। ठीक है। और चंद्र के पास भी एक ही राशि है, कर्क। यानी बाकी सारे प्लैनेट्स के पास दो दो राशियां हैं, और सूर्य के पास एक ही राशि है, सिंह राशि। यानी सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, और कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्र है। ठीक है। अब ये राशि और इनके मालिक ग्रह, ये आप नोट कर लीजिए। ये भी आपको टिप्स पे होने चाहिए कि मंगल की कौन सी राशियां हैं। मंगल की राशि है एरीज और वृश्चिक। चंद्र की कौन सी राशि है, कर्क। सूर्य की कौन सी राशि है, सिंह। ये सारी चीजें आपको टिप्स पर होनी चाहिए। धीरे धीरे आ जाएंगी, बस आप नोट कर लो, क्योंकि ये चीजें इतनी बार रिपीट होंगी कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ही चली जाएंगी। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। अब पहले घर में पहली राशि आएगी। पहली राशि क्या है? मेष। ठीक है। पहले घर में पहली राशि होगी मेष। दूसरे घर में दूसरी राशि वृषभ। अब ये लाल किताब का बेस पॉइंट है जो आपको समझा रहा हूं मैं। ठीक है। दूसरे घर में वृषभ, तीसरे घर में मिथुन। बस समझ लो हमारी अब लाल किताब शुरू हो गई है। जो हमारा बेस था वो पीछे तक ही था बस। अब हमारी लाल किताब शुरू है। चौथे घर कर्क। पांचवा घर में पांचवी राशि सिंह राशि। अब ये राशियां इन घरों में फिक्स हैं। पहले घर में हमेशा मेष राशि ही रहेगी, दूसरे घर में वृषभ राशि ही रहेगी, तीसरे में मिथुन, चौथे में कर्क, पांचवें में सिंह, छठे में कन्या। ठीक है। सातवें में तुला, आठवें में वृश्चिक, नौवें में धनु राशि, 10वें में मकर, 11वें में कुंभ, और 12वें में मीन राशि। ठीक है। अब ये 12 राशियां इन घरों में हमेशा फिक्स रहेंगी। ठीक है। फिक्स राशियां हैं ये। पहले घर में हमेशा मेष राशि ही प्रेजेंट मिलेगी आपको। पहले घर में वृषभ नहीं मिलेगी, पहले घर में मिथुन नहीं मिलेगी। पहले घर में मेष राशि ही मिलेगी आपको, दूसरे में वृषभ, तीसरे में मिथुन, चौथे में कर्क। ये सीरियल ऑर्डर वाइज यहाँ पे फिक्स है। ठीक है। पहले घर में पहली राशि, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे पांच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। तो ये राशियां इन घरों में फिक्स हैं। ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये घूम जाती हैं, लेकिन लाल किताब में पहले घर में हमेशा पहली राशि ही रहेगी।
अब अगर मैं कहूँ, अब मुझे एक एक करके सब बताओगे। पहली राशि, मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। बताओ। हाँ जी। मंगल देव। मंगल। अगर मैं कहूं कि पहले घर पे मंगल की मलकियत है, यानी पहले घर का जो मालिक ग्रह है वो मंगल है। ठीक है। सेकंड राशि का प्लान मालिक कौन है? सेकंड राशि का शुक्र। मालिक विनस। शुक्र। शुक्र। दूसरे घर में शुक्र हमेशा प्रेजेंट मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि दूसरा घर जो है ये शुक्र का है। अब ये घरों के हम मालिक लिखने लग पड़े हैं कि इन घरों के मालिक कौन है। ये किसने क्या कर दिया? ठीक है जी। पहला घर मंगल का ही हमेशा रहेगा। मंगल इस घर का मालिक है। मंगल यहाँ पर कुंडली में हो ना हो, मंगल की एनर्जी इस घर में हमेशा मौजूद है। दूसरा घर शुक्र का है, हमेशा शुक्र यहाँ पर प्रेजेंट है। तीसरा, मिथुन। मिथुन का स्वामी कौन है? बुध। बुध। तीसरा घर हमेशा बुध का ही है। चौथा, कर्क। चंद्र। चंद्रमा। चंद्र। चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा चौथे घर में प्रेजेंट है ही है। अब मान लो कोई घर आपके नाम है, किसी घर की रजिस्ट्री आपके नाम है, तो उस घर के मालिक आप ही रहोगे, चाहे उस घर में आप रहते हो, चाहे आप विदेश में रहते हो। लेकिन जो घर आपके नाम पे बोल रहा है उस घर के मालिक आप ही रहोगे। इसलिए पहले घर का मालिक मंगल ही है, दूसरे घर का मालिक शुक्र ही है, तीसरे घर का मालिक बुध ही है, चौथे का चंद्र, पांचवें का सूर्य। इन सूर्य। प्लैनेट्स की इन प्लैनेट्स की रजिस्ट्री है ये, कि पहले घर की रजिस्ट्री मंगल के पास ही है, दूसरे घर की शुक्र के पास ही है। तो ये पक्के मालिक है ये। और छठे घर की रजिस्ट्री है बुध के पास, कन्या राशि यहाँ पर आ गई। सातवां घर किसका है? शुक्र का। तुला। शुक्र। शुक्र का। आठवां घर? मंगल। 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 नौवां घर? बृहस्पति। गुरु। गुरु। 10वां? शनि। 11वां? 11वां भी शनि। शनि। और 12वां? गुरु। गुरु को। गुरु। अब ये चार्ट अपने दिमाग में फिट कर लो कि ये घर, जो इन घरों की मलकियत है, इन प्लैनेट्स के पास ही है। ठीक है। इन प्लैनेट्स के पास ही है। अब मान लो ये खाली कुंडली है, इसमें कोई प्लैनेट नहीं मौजूद है। ठीक है, ये खाली है। अब आपको इनमें कोई ग्रह नजर आ रहा है? नहीं। नहीं है ना? अगर ये ब्लैंक कुंडली भी है ना, तब भी आपको, आपने मान के चलना है कि यहाँ पर मंगल प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पर मंगल है, इस घर में चंद्र है। ये हिडन प्लैनेट्स हैं, इनको बोलते हैं हिडन प्लैनेट्स। ये हिडन प्लैनेट्स हैं।
ठीक है। यहाँ पर शुक्र है, चाहे खाली कुंडली ही है, यहाँ पर शनि मौजूद है, यहाँ पर भी शनि है, यहाँ पर गुरु है, ठीक है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर गुरु है। तो ये प्लैनेट यहाँ पर पड़े ही हुए हैं, चाहे कुंडली ब्लैंक है। अब मान लो कोई अपनी कुंडली बोलेगा मुझे, कोई भी हाँ बंदा जी, अपनी मैं कुंडली बोलूँ सर? कुंडली हाँ जी बोलो। मैं बोलूँ? 27 अप्रैल नहीं, अब मुझे नाइनटीन कुंडली एटी टू आपको कुंडली याद है अपनी कि पूरा नहीं? नहीं, याद नहीं है, डेट ऑफ बर्थ याद है। एक मिनट मैं बनाता हूँ। सब लोग बना लो ताकि आपको भी पता लग जाए। बोलना मैम, डेट ऑफ बर्थ बोलना। 27 अप्रैल 1982। 27 अप्रैल 1982। 82। टाइम। सर मैं बताऊं मेरी कुंडली के प्लैनेट्स कौन सा कहाँ पे है। मैं आपका भी बता देख लेता हूँ मैम, आपका भी इसके बाद आपका ले लूंगा। हाँ जी, शिवानी मैम टाइम बोलना। सुबह 10:45। सुबह 10:45। मेरठ। हाँ जी, मेरठ। मैम मेरठ के स्पेलिंग क्या है? एम। MERUT। ओके। आपकी है जी। हाँ जी। हाँ जी, जल्दी से। आपकी है बताओ। कुंडली जो है, वैदिक की कुंडली 3 नंबर से शुरू हुई है। 3, 4, 5, ओके। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 2, ठीक है। आपके जो प्लैनेट्स हैं, लगन में राहु बैठा हुआ है, 7th हाउस में केतु है, मंगल और शनि जो है वो 4th हाउस में है, गुरु यहाँ पर है। तो ये कौन कर रहा है भाई? बोर्ड को कौन चेंज कर रहा है? पेपर बोर्ड पे कोई ना लिखे, क्योंकि फिर बोर्ड में खराब हो रहा है। अभी आपको मैं दो चीजें समझा रहा हूँ आपको। एक तो जो वैदिक की कुंडली है उसको लाल किताब कुंडली में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आप बना लो सब। कि वैदिक की कुंडली जो बेस कुंडली होती है, उसको लाल किताब की कुंडली में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक तो ये बताता हूँ आपको मैं। गलत बन गई, मैं दोबारा बनाता हूँ। ठीक है जी, इनके लगन में राहु है 1st हाउस में, 7th में केतु है, मंगल और शनि जो है 4th हाउस में है, गुरु 5th हाउस में है,
चंद्रमा 12वें घर में है, सूर्य और बुध 11th पे है, और शुक्र 9th हाउस में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब ये वैदिक की इनकी बेस कुंडली है, इसको वैदिक की कुंडली बोलते हैं, ठीक है। वैदिक की कुंडली में एक डिफरेंस समझ लो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके 12 तक, लेकिन लाल किताब की कुंडली हमेशा एक नंबर से ही चलेगी, ठीक है। तो इस कुंडली को हम लाल किताब की कुंडली में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सीखो पहले। बेस कुंडली को हम लाल किताब कुंडली में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लाल किताब कुंडली में हम पहले घर में हमेशा पहली राशि ही लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये लाल किताब की कुंडली है। हमने फर्स्ट पहले घर में पहली राशि लिख ली। अब जो जो प्लेनेट बेसिक कुंडली में पड़े हैं, जैसे पहले घर में राहु पड़ा है, तो आप राहु यहाँ पे लिख दोगे। 7th हाउस में केतु पड़ा है, तो केतु यहाँ पर लिख दोगे आप, ठीक है। मंगल और शनि 4th हाउस में बैठे हैं, तो आप मंगल और शनि यहाँ पे लिख दोगे। गुरु इस घर में बैठा है, तो गुरु को यहाँ पे लिख दोगे। शुक्र इस घर में है, तो शुक्र यहाँ पर आ जाएगा। सूर्य बुध यहाँ पर आ जाएंगे, और चंद्र यहाँ पर आ जाएगा। ये बन गई हमारी लाल किताब की कुंडली, यानी वैदिक कुंडली को हमने कन्वर्ट कर दिया लाल किताब की कुंडली में। अब इसमें क्या है, जो वैदिक और लाल किताब में मेन डिफरेंस है, वैदिक की कुंडली में पहले घर में 1 से लेके 12 राशि तक कोई भी हो सकती है, लेकिन लाल किताब की कुंडली पहले घर में हमेशा मंगल ही होगा, यानी पहले घर में पहली राशि ही होगी। 1 2 3 4, और प्लेनेट एज इट इज हम इसको उठा के जिस जिस घर में बैठे हैं वहां वहां रख देंगे। ये बात समझ आई? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। सर जैसे ये राहु 3 का है और ये मिथुन राशि का हो गया, हम्म। और अपने जो लाल किताब में बनती है वो मेष राशि का हो गया राहु। बिल्कुल हो गया सर। ये भी अभी बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा आगे जाके आपको मैं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इसका मैं आंसर नहीं दूंगा आपको। अभी फिलहाल आप समझो बात को। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, हाँ मैं जी। पूछूं? जी जी। सर जैसे वैदिक में जो पहला घर है वो हम कहते हैं कि हमारे लिए होता है, और 7वां घर हमारे हस्बैंड के लिए होता है, स्पाउस के लिए होता है। तो हाँ जी। क्या लाल किताब में भी ऐसा ही है कि पहला घर आपको बताता है, आपको दर्शाता है, बिल्कुल। 7वां बिल्कुल घर मैम। आपके स्पाउस को दर्शाता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब देखो, अब इसके पीछे लॉजिक समझो। पहला 7वां घर में, 7वें घर में राशि कौन सी है? अगर हम लाल किताब के हिसाब से चले, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? इसमें तो अभी केतु है, पर 7वें घर की राशि हमारी बेस शुक्र एनर्जी, रहेगी, वीनस। बेस एनर्जी किसकी है? वीनस, शुक्र, वीनस क्या है? हमारा स्पाउस, स्पाउस। ओके। ठीक है। जी तो जी। अब इस कुंडली को हमने लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, कि ये लाल किताब की कुंडली है, ठीक है। अब पहले घर में कौन सा ग्रह बैठा है? राहु। राहु। अगर मैं और कहूँ पहले बाय घर में, डिफॉल्ट अगर पहले अगर घर मैं कहूँ में अगर मैं मंगल है। कहूँ अगर मैं कहूँ मंगल प्लस राहु है, फिर सर इसमें ये कह ठीक सकते है। हैं मंगल के घर में राहु। बिल्कुल सर, मंगल के घर में राहु आया, और मंगल के साथ ही मिलकर राहु रिजल्ट देगा। यहाँ पर राहु के अकेले के रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, मंगल वीनस। प्लस राहु के रिजल्ट मिलेंगे। 7th घर में शुक्र की राशि पड़ी हुई है 7, यहाँ ये शुक्र इस घर का मालिक है। तो इस पे ग्रह चल के आया है केतु, तो यहाँ पर शुक्र प्लस केतु की प्रोडिक्शन होगी, ना कि अकेले शुक्र की प्रोडिक्शन होगी। सॉरी, केतु की प्रोडिक्शन होगी। वो मालिक के साथ मिलकर रिजल्ट देगा हमें। 5वें घर में गुरु बैठा ना यहाँ पर, कुंडली में आया,
लेकिन पांचवें घर में राशि किसकी है? इस घर का मालिक कौन है? सूर्य है। तो इस घर के रिजल्ट गुरु प्लस सूर्य देगा। यानी जो बेस एनर्जी वाले प्लेनेट हैं, जो इन घरों के मालिक हैं, वो हमेशा इस घर में प्रेजेंट हैं। तो जो भी प्लेनेट आएगा वो इसके साथ मिलकर रिजल्ट देगा। अब सारी प्रोडिक्शन चेंज हो जाएगी आपकी। आप सोच रहे हो कि सातवें घर में तो सिर्फ केतु बैठा है। केतु नहीं बैठा भैया, इसके नीचे शुक्र का घर है ये। शुक्र के साथ मिलकर रिजल्ट देगा ये। बात समझ रहे हो? अभी तो कहते हैं कि लाल किताब में इतनी डेप्थ है ना और इतनी एक्यूरेट है, ये वैदिक को खत्म ही कर देती है ये। अब मैं एक एग्जांपल तो और ले लेता हूँ। वानी मैम बोलिए, अपनी कुंडली बोलिए। सर मेरी कुंडली है पहले घर में वीनस और मरकरी। एक मिनट मैम, पहले आप बोलिए किस लगन क्या है आपका, किस नंबर की कुंडली है आपकी? आप वीनस आई मीन आप वैदिक की कुंडली पहले बनाना चाहते हैं मेरी? दो हाँ नंबर से बिल्कुल शुरू है सर। हाँ वैदिक की टॉरस बनेगी कुंडली है पहले। मेरी, टॉरस कुंडली है मेरी। ये बेस कुंडली है, ठीक है। ये आपकी 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। पहले घर में कौन से प्लेनेट है आपके? जी, वीनस और मरकरी। पहले घर में इनका आ गया शुक्र और बुध। आगे बोलिए मैम। जी, दूसरे घर में राहु। यहाँ पर राहु आ गया, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट केतु आ गए यहाँ पर। हाँ जी, नेक्स्ट। जी, छठे घर में सैटर्न। शनि। सातवें घर में जुपिटर। गुरु। आठवें घर में मून। मून हम्म, और केतु दोनों हो गए। हाँ जी। 12वें घर में सन और मार्स। सूर्य और मंगल। 2, 2, 4, 5, 6, 7, हाँ 9 प्लेनेट। ये होगी इनकी वैदिक की कुंडली, ठीक है। पहले हम इस कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करेंगे। लाल किताब कुंडली कैसे बनेगी? पहले घर में पहली राशि, दूसरे घर में दूसरी, ये फिक्स है। ठीक है। इनके पहले घर में अब वही प्लेनेट उठा के यहाँ पे ले आने हैं हमें। पहले घर में शुक्र पड़ा है इनका और बुध पड़ा है, ठीक है। सेकंड हाउस में राहु पड़ा है, वो लिख लिया हमने। यहाँ पर शनि पड़ा है, वो हमने शनि लिख लिया। यहाँ पर गुरु पड़ा है, गुरु लिख लिया। यहाँ पर केतु और चंद्र आ गए। यहाँ पर सूर्य और मंगल आ गए, ठीक है। अब ये कुंडली लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट होगी। अब सातवें घर में आपको एक ही प्लेनेट नजर आ रहा है, गुरु, जुपिटर, ठीक है। अब आप बताओ इस घर में दूसरा ग्रह कौन सा है? इस घर में वीनस के साथ जुपिटर हो गया ना सर? अब यहाँ पर जो हमें क्योंकि रिजल्ट मिलेंगे, सातवां जो है उसका। हाँ। शुक्र प्लस गुरु के रिजल्ट मिलेंगे हमें। जी। ठीक है। अब छठे घर में शनि बैठा हुआ है। यहाँ पर अकेला शनि नहीं है, इसके नीचे बुध भी है। तो यहाँ पर बुध प्लस शनि मिलेगा हमें। हम्म। हाँ, बुध प्लस सेकंड घर शनि। घर में आपके राहु है। यहाँ पर अकेला राहु नहीं है, राहु के साथ शुक्र है। क्योंकि शुक्र है। जो घर का मालिक है ना, ये मालिक तो वहां पर है ही है, उसकी हम्म। एनर्जी। आप बस इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है कि इन घरों में उस ग्रह की एनर्जी हमेशा पड़ी हुई है। पहले घर में हम्म। मंगल की एनर्जी हमेशा पड़ी हुई है। जो भी प्लेनेट आएगा, जैसे आपके पहले घर में शुक्र आया, तो ये शुक्र और बुध आके मंगल से मिलेंगे, हम्म। ठीक है। अब जब मैं आपको डीप करवाऊंगा ना आगे, अब शुक्र जो है मंगल का मित्र है। तो ये शुक्र और मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब जो बुध है जे
ये मंगल का शत्रु है, तो ये इनके शत्रु वाले रिजल्ट आएंगे। हम फिर आगे चेक करेंगे कि जो दो प्लेनेट आए हैं, ये मंगल के साथ उनका रिलेशन क्या है, मित्र वाला रिलेशन है कि शत्रु वाला रिलेशन है। अगर मित्र वाला रिलेशन है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर शत्रु वाला है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये आगे बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि क्या यहाँ तक आपको समझ आया? जी यस सर, सर क्लियर। समझ आया। जी सर। किसी को कोई doubt, किसी को कंफ्यूजन? हम्म, क्योंकि ये ना बेस है। अगर आपने ये चीजें समझ ली ना, फिर आगे आप बहुत अच्छे जाओगे। अगर यहाँ पर आपको गड़बड़ होगी ना, फिर आप आगे नहीं चल पाओगे। ये बेस है। अभी तो इसके 3-4 पॉइंट और हैं, जब वो आएंगे फिर आपका पूरा दिमाग घूमेगा। अभी तभी मैं एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। सबको आ गया? सब लोग बताओ पहले कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, तभी आगे चलने का फायदा है। जी हाँ सर। जी सर। जी सर। हाँ सर यहाँ तक ठीक। यस सर क्लियर। हाँ जी। चलो थोड़ा सा और दिमाग खराब करता हूँ मैं आपका। अब हम करें उच्च के ग्रह, यानी एग्जॉल्टेड प्लैनेट, और नीच के ग्रह, डेबिलिटेटेड प्लैनेट। ये भी आपको टिप्स पे होने चाहिए। सूर्य, सूर्य जो है वो मेष राशि में एग्जॉल्टेड हो जाता है। एग्जॉल्टेड का मतलब ये होता है कि सूर्य जब भी मेष राशि में बैठा होगा, यानी 1 नंबर में बैठा होगा, तो ये उच्च का हो जाएगा। उच्च का मतलब होता है कि ये कुंडली में सबसे पावरफुल प्लेनेट है। सूर्य कुंडली में सबसे पावरफुल प्लेनेट है, और इसके कुंडली में हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। ठीक है। अब एग्जॉल्टेड यानी उच्च के ग्रह का मतलब क्या होता है कि ये जो उच्च का ग्रह है ना, अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, तो ये आपको फ्री में नहीं मिल गया। कुंडली में उच्च का सूर्य, आपने सूर्य से रिलेटेड पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्मास किए थे, तभी ये सूर्य इस जन्म में आपको एग्जॉल्टेड मिला है, यानी सबसे पावरफुल मिला है। ये मत सोचो कि ये अपने आप ही बैठ गया ना। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में एग्जॉल्टेड बैठा है, इट मीन्स आपने पिछले जन्म में उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे कर्मास किए थे। जब जिसका सूर्य उच्च का होगा, सूर्य आत्मा का कारक है, उसकी आत्मा बड़ी अच्छी होगी, मतलब एक दैवी आत्मा होगी उसकी, सर मैं देवता कुछ के पूछ समान। सकती हूँ यहाँ पे? जी। सर मेरे 12वें घर का जो राशि है वैदिक के हिसाब से वो 1 नंबर है। मेरा सूर्य वहीं बैठा है। इसके अलावा मतलब फिर मेरा सूर्य एग्जल्टेड हुआ। इसके अलावा मेरा डेट ऑफ बर्थ भी फर्स्ट है, यानी सूर्य का नंबर। तो हम्म, क्या ये भी हम पिछले जन्म के कर्मा से लिंक कर सकते हैं हाँ जी कि मुझे बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ 1 मिला? बिल्कुल मैं, ठीक है। बाकी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अब सूर्य उच्च का है मतलब ये आपकी आत्मा का कारक है। जिसका सूर्य उच्च का होगा, उसकी आत्मा बड़ी दैवीय होगी। ये आपकी हेल्थ का भी कारक है। जिसका सूर्य उच्च का होगा, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ये आपके नेम फेम का कारक है। जिसका सूर्य उच्च का होगा, उसको समाज में नेम फेम बहुत मिलेगा।
यानी सूर्य से रिलेटेड सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अब प्लेनेट अपने से सेवंथ, अपने से उलट घर में जाके 1 2 3 4 5 6 7 में जाकर नीच हो जाता है। अगर सूर्य 7 नंबर राशि में बैठा है तो ये नीच का है। नीच का मतलब क्या है? इसकी आत्मा नीच की है। ठीक है। इसने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्मास किए थे और तभी इसको सूर्य नीच का मिला। इसको सारी जिंदगी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। इसको जिंदगी भर नेम फेम नहीं मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सूर्य उच्च वाले को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये डिफरेंस होता है उच्च और नीच के प्लेनेट का। ठीक है। यानी कुंडली का सबसे पावरफुल प्लेनेट जब उच्च का होता है तो वो पावरफुल हो जाता है, जब वो नीच का होता है तो सबसे नेगेटिव प्लेनेट हो जाता है। तब हमें उसके रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। चंद्रमा। ठीक है। आप नोट कर लो कि एक पहले घर में सूर्य उच्च का होता है और 7वें घर में अगर सूर्य बैठा होगा तो नीच का हो जाएगा। चंद्रमा, दूसरे घर में चंद्रमा जो है वो एग्जॉल्टेड होता है। ठीक है। और इसके बिल्कुल उलट 7th हाउस में 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8 नंबर में चंद्रमा डेबिलिटेटेड हो जाएगा। अब जिनको चंद्रमा उच्च मिला है कुंडली में, ठीक है, एग्जॉल्टेड चंद्रमा मिला है, तो ये भी फ्री में नहीं मिला हमें। इससे रिलेटेड भी पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्मास किए थे। चंद्रमा जो हमारी माता का कारक है, हमारी मदर का, तो पिछले जन्म में हमने अपनी माता की पूरी सेवा की थी, उनको पूरा मान सम्मान दिया था, उनका पूरा ख्याल रखा था। तब जाकर हमें ये चंद्रमा उच्च का मिला है। ठीक है। चंद्रमा उच्च का मतलब क्या होता है? सबसे पहले चंद्रमा एजुकेशन का कारक है। इसकी एजुकेशन बड़ी अच्छी होगी। ये पैसे का कारक है, इसके पास पैसा बहुत होगा। माता के साथ रिलेशन बड़े अच्छे होंगे। ओवरऑल ये हमारे मन का कारक है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबका चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है। यानी उनमें एक लेट गो की प्रवृत्ति होती है कि वो चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ठीक है। चाहे जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, ये अपने पर हावी नहीं होने देते। इसके विपरीत जिनका चंद्रमा नीच का होता है, ये सबसे पहले डिप्रेशन के मरीज बनते हैं। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते हैं। माता के साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है। या माता को पूरी जिंदगी सुख नहीं मिलता है, माता बेचारी इनकी तड़पती हुई रह जाती है। इसके पास पैसा नहीं होता है, इसके पास विद्या इसकी अधूरी होती है। तो ये फर्क होता है चंद्रमा उच्च का और चंद्रमा नीच का। ठीक है। तो 2nd हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है और इसके विपरीत 8th हाउस में चंद्रमा नीच का हो गया। राहु। राहु 3 नंबर राशि में उच्च का होता है। राहु 3 नंबर में और 6 नंबर में, दो राशियों में उच्च का होता है। ठीक है। 6 नंबर राशि में राहु उच्च का होता है और 3 नंबर राशि में राहु उच्च का होता है। तो इसके विपरीत 7 राशि कौन सी हुई इससे? 9 नंबर। 9 नंबर में राहु नीच का हो गया और इससे 7th क्या हुई? 12 नंबर, यहाँ पर राहु नीच का हो गया। तो राहु 3 नंबर राशि में उच्च का, 6 नंबर राशि में उच्च का, 12 नंबर में नीच का और 9 नंबर में। बेसिकली राहु बुध की राशियों में उच्च का होता है और गुरु की राशियों में नीच का होता है। ठीक है। जुपिटर, गुरु, गुरु जो है 4 नंबर राशि में उच्च का ग्रह होता है, चंद्रमा की राशि में उच्च होता है। इसके बिल्कुल उलट 7th राशि में गुरु नीच का हो जाता है, यहाँ पर। अब जिनका जुपिटर कुंडली में एग्जॉल्टेड होगा, ठीक है, उन्होंने पिछले जन्म में धर्म से रिलेटेड बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं।
अपने पिता के साथ उसके रिलेशन बड़े अच्छे होते हैं, साधु महात्माओं की सेवा की हुई होती है, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला इंसान होता है। ठीक है। और जिनका गुरु नीच का होता है, उन्होंने धर्म के विरुद्ध कार्य किए होते हैं, अपने धर्म की बुराई की हुई होती है, अपने धर्म के विरुद्ध चला होता है, अपने पिता के साथ रिलेशन उसके अच्छे नहीं होते हैं, उसको जिंदगी में मान सम्मान नहीं बिकता है। सबसे बड़ी बात, जिसका जुपिटर उच्च का होगा इसके पास गोल्ड होगा। सूर्य के पास मतलब इसकी जो धातु है वो गोल्ड है, गुरु की। और जिसका चंद्रमा गुरु नीच होगा, सॉरी, वो अपनी जिंदगी में जितना गोल्ड है सारा बेच देता है या गोल्ड गुम हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है उच्च और नीच का। ठीक है। जुपिटर आपका 4 नंबर में उच्च का होता है और 10 नंबर में नीच का हो जाता है। बुध, बुध जो है 6 नंबर राशि यानी कन्या में उच्च का होता है। ये अब यहाँ पे ना थोड़ा होश पोश सा हो गया। हम्म, मैं आपको नोट्स दे दूंगा इसके, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है नीच का होता है। अभी फिलहाल आप समझ लो, ठीक है। बुध है जो 6 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड होता है, और इसके उलट 7th हाउस में ये नीच का हो जाता है। ठीक है। शुक्र, शुक्र जो है इसके उलट है। शुक्र जो है 6 नंबर राशि में नीच का होता है और 12 नंबर में ये उच्च का हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर उच्च की राशि है, ये उच्च का प्लेनेट 12 नंबर में, और 6 नंबर में शुक्र उच्च नीच का हो जाता है। नीच का जो शुक्र है वो 6 नंबर में होता है, और उच्च का शुक्र जो 12 नंबर राशि में होता है। मंगल, मंगल 4 नंबर राशि में नीच का होता है, नीच का प्लेनेट 4 नंबर में, और इसके उलट 7th हाउस यानी 10वें घर में ये उच्च का हो जाएगा। केतु, केतु जो है 9 नंबर राशि में उच्च का होता है और 12 नंबर राशि में उच्च का होता है, यानी गुरु के घरों में केतु उच्च का होता है। इसके उलट बुध के घरों में ये नीच का हो जाएगा, यानी 3 नंबर राशि में और 6 नंबर राशि में ये नीच का हो जाता है। ठीक है। अब ये किन किन राशियों में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है नीच का होता है मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, चिंता ना करो। अब यहाँ पर समझाने का मतलब ये है, पहले घर में, पहले घर का मालिक कौन था? मार्स। मंगल। अब अगर मैं कहूं कि मंगल के साथ यहाँ पर अब सूर्य भी प्रेजेंट है, क्योंकि पहले हम्म। नंबर राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो सूर्य की एनर्जी भी हम्म। इस घर में पड़ी हुई है और मार्स की एनर्जी भी इस हम्म। घर में पड़ी हुई है। ठीक है। अब ये हिडन प्लैनेट्स आपके दो हो गए। 7 नंबर राशि में, 7 नंबर राशि, इस घर का मालिक क्या है? वीनस। और 7 नंबर राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। और अगर मैं कहूं कि 7 नंबर राशि में दो प्लैनेट्स की हिडन एनर्जी पड़ी हुई है, शुक्र की और सूर्य नीच की। ठीक है। ये हिडन प्लैनेट्स है, हिडन प्लैनेट्स, और ये ही वर्क करते हैं। ये बेस है, तभी आपको समझा रहा हूं मैं। 4 नंबर किसका घर है ये? मालिक कौन है यहाँ पे? मून का। चंद्रमा। मून मून। और यहाँ पर उच्च कौन होता है?
गुरु। गुरु। मैं कहूँ कि यहाँ पर चंद्र और गुरु की एनर्जी पड़ी हुई है, और इस घर में मंगल सर एक नीच का बात होता है। बताइए, सर एक बात बताएं, जी। ये अगर ये हिडन कैसे हुआ, सूर्य हिडन कैसे हुआ? सूर्य अगर उस घर में विराजमान है तभी तो उसको ऊंच का कहा जाएगा ना। हाँ मैडम, अगर वो उस घर में मैं प्रेजेंट है ही नहीं, है मैं ना। तो कह रहा हूँ मैडम विराजमान है यहाँ पर। मैं तो कह रहा हूँ विराजमान है। अच्छा। ओके ओके ओके, तब हिडन, ओके। अब देखो, आपकी कुंडली में पहले घर में क्या पड़ा था? मरकरी और वीनस। ठीक है, आप कह रहे हो पहले घर में आपके मरकरी पड़ा था, बुध और शुक्र आया हम्म था। ठीक है, ये आपकी कुंडली में आए हैं, ये हम्म प्लेनेट आपकी कुंडली में है। लेकिन इसके नीचे जो हम्म। इस घर की बेस एनर्जी है मंगल और सूर्य की, ये पड़ी हुई है यहाँ पे। इसको हिडन मैं तब कह रहा हूँ, हिडन वर्ड मैं तब यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको दिख थोड़ी रहे हैं। ये हिडन, इसका मतलब ये है कि ये आपको दिख थोड़ी रहे हैं, ये आपके माइंड में है कि पहले घर में मंगल की एनर्जी भी पड़ी हुई है, पहले मंगल घर में सूर्य की एनर्जी भी पड़ी हुई है। जब ये आपका बुध आके मिलेगा तो वो मंगल से भी मिलेगा, वो सूर्य से भी मिलेगा, शुक्र जो है वो मंगल से भी मिलेगा, वो सूर्य से भी मिलेगा। तो उस तरीके से तो जो पहले घर में जिसकी नीच की एनर्जी है उससे भी मिलेगा। कुल मिलेगा, मैं वो उस पर भी आऊंगा। अभी मैं आपको एक एक करके लेके जा रहा हूँ ना। अच्छा। तो यही तो जब एक लाल किताब का जो चार्ट बनेगा ना, मेन फाइनल, आपको अगली बार बनवाऊंगा मैं। हम्म जो मेन चार्ट बनेगा वो यही बनेगा कि पहले घर में किस किस प्लेनेट की एनर्जी पड़ी हुई है, फाइनल एनर्जी। यहाँ पर मंगल की एनर्जी पड़ी हुई है क्योंकि मालिक है। यहाँ पर सूर्य की एनर्जी पड़ी हुई है क्योंकि उच्च है। यहाँ पर शनि की एनर्जी पड़ी हुई है क्योंकि वो नीच है। पहले घर में ये तीन प्लैनेट्स की एनर्जी पड़ी हुई है। यही बेस है लाल किताब का, इसी पर मैं आपको लेके जाऊंगा। ये चार्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि पहले घर में ये तीन प्लैनेट्स पड़े हुए हैं, और इसी से सारी प्रोडिक्शन होगी। इसको हिडन तभी बोल रहा हूँ, ये कुंडली में नहीं दिखेंगे आपको। ये आपके माइंड में होंगे कि पहले घर में मंगल का घर है, यहाँ सूर्य उच्च का है, यहाँ सूर्य पक्के घर का है, यहाँ शनि नीच का है। अभी मैं है ना अपना दिमाग ज्यादा नहीं खराब कर रहा, अभी सिर्फ सिर्फ अभी आप अपने 9 ग्रहों के नाम याद कीजिए, ठीक है, जो नौ नौ प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट क्लास तक आप 9 ग्रहों के नाम याद कीजिए, 12 राशियों के नाम याद कीजिए, इन राशियों के मालिक याद कीजिए। ठीक है, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है, ये याद कीजिए। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उसको याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं फाइनल चार्ट बनवाऊंगा, जो बेस चार्ट है कि वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी अभी आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। मेरा नेटवर्क चला गया था। शनि मंगल और केतु प्लीज बताना उससे किसमें है। सर मैं भेज दूंगा, चार्ट भेज दूंगा बना के, आप याद रख लेना। ओके ओके। ठीक है, मैंने यही सबको कहा है कि अभी फिलहाल आप 9 ग्रहों के नाम याद रखिए। 9 ग्रह कौन से हैं, 12 राशियां आपको सीरियल ऑर्डर के वाइज याद होनी चाहिए, उनके स्वामी आपको सीरियल ऑर्डर के वाइज याद होने चाहिए। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, ये अभी आप फिलहाल इतना याद रखना। ये अगली क्लास में फिर हम इस पे आगे कर वर्क करेंगे। ठीक है जी, बाकी कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताओ। सर बीच में नेटवर्क चला गया था, तो उस टाइम पे जब दोबारा कनेक्ट हुआ आप कुछ गोल्ड से रिलेटेड बात कर रहे थे। कौन सी राशि में उच्च की राशि होने से गोल्ड रहता है और समथिंग कुछ ऐसा बोल रहे थे, प्लीज क्या रिपीट कर देंगे वो बात। मैं ये कह रहा था, जो जुपिटर प्लेनेट है ना, इसका जो कारक धातु है इसकी गोल्ड है। ठीक है, जुपिटर की धातु जो है गोल्ड है। तो जिनका कुंडली में गुरु उच्च का होता है, यानी उच्च का ये कैंसर में होता है 4 नंबर राशि में। तो जिनका गुरु उच्च में होता है उसके पास गोल्ड इसको फलता है, गोल्ड इसके पास बहुत होता है। ठीक है, और जिसका जो गोल्ड गुरु मतलब नीच का होगा, नीच किस राशि में होता है, 10 नंबर राशि में, ये मकर में गुरु नीच का हो जाता है। तो जब ये गुरु नीच राशि में बैठा होगा तो आपको आपके पिता के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, आपको समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलेगा, आपको पिता की जायदाद भी नहीं मिलेगी, आपका जो गोल्ड है वो सारा गुम हो जाएगा या गिरवी
चला जाएगा या आप सारा गोल्ड बेच दोगे, मतलब सारा गोल्ड चला जाएगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर नीच का है। आगे समझ में आया? ठीक है सर, किसी का कोई और क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है। जी आप, हेलो, जी आप जी जो ये काउंट कर रहे थे उच्च और नीच का बताने के लिए, ये हम्म। किस तरीके से काउंट कर रहे थे? मुझे वो नहीं समझ में आया। जो यहाँ पहले एक नंबर राशि है, हाँ जी। सूर्य जो है एक नंबर राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का। ठीक है, ये जी। फिक्स है। जी। सूर्य एक नंबर राशि में जब भी बैठा होगा ये उच्च का होगा। अब जी। इसके बिल्कुल उलट, उलट ऑपोजिट, ऑपोजिट घर कौन सा है? ये वाला, यानी इससे सेवंथ। एक, 7। दो, तीन, जी। चार, पाँच, छह, सात, अपने ऑपोजिट जाके अच्छा। ये सूर्य नीच का हो जाएगा। जी। जैसे जुपिटर इस घर में उच्च का है, ठीक है, 4 नंबर राशि में जुपिटर उच्च का है, हम्म। तो जी। बिल्कुल इसके ऑपोजिट घर में, यानी अपने से सेवंथ, अच्छा, इसके एक, दो, सामने तीन, वाला चार, ऑपोजिट पाँच, छह, देखना है सात, आपने, ठीक। यहाँ पर गुरु नीच हो जाएगा। ठीक है। ओके। चंद्रमा इस घर में उच्च का है 2 नंबर में, ठीक है, इसके हम्म। बिल्कुल ऑपोजिट, हम्म। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, सेवंथ राशि में यहाँ पर चंद्रमा नीच हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में चंद्र उच्च होता है, 8 में नीच होता है, मतलब यहाँ पर कोई प्लेनेट उच्च का होता है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट घर में जाके वो नीच का हो सकता है। ओके। अब इसका रीजन भी आपको बता देता हूँ क्या ठीक है। होता है, कि जी। सूर्य जो है वो यहाँ से उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है ना सुबह, तो यहाँ से उदय होता है वो, पहले घर से, सनराइज। ठीक है, सनराइज होता है तो हम्म। यहाँ पर जाके दोपहर हो जाती है, और इस घर में जाके वो डूब जाता है, शाम हो जाती है यहाँ पर, बिल्कुल ऑपोजिट में। यानी यहाँ पर सूर्य पॉजिटिव साइन में होता है, और यहाँ पर सूर्य डूब जाता है, फिर ये मिडनाइट है हमारी। ठीक है ना, आप देख लेना, आप ना जी। एक चीज देख लेना, कुंडली में, कुंडली में जिसका भी सूर्य पहले घर में बैठा होगा उसका सुबह जन्म हुआ होगा, आप उसकी टाइमिंग नोट कर लेना, वो सुबह की टाइमिंग होगी उसकी। जिसका सूर्य कुंडली में इस घर में बैठा होगा ना, उसका बिल्कुल दोपहर में जन्म हुआ होगा टाइमिंग में। जिसका सूर्य यहाँ पर बैठा होगा उसका शाम को जन्म होगा, शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। जिसका सूर्य इस घर में बैठा होगा ना, उसका मिडनाइट में जन्म होगा, चेक कर लेना आप। आप बोलो आपका सूर्य कहाँ पर है, कुंडली में कहाँ पर बैठा है? मेरा 11, जो आपने बताया मुझे वैदिक के अकॉर्डिंग, वो नंबर 1 पर बैठा है, बुध और सूर्य। आपका सूर्य यहाँ पर है मैम, इस घर में। हाँ, ठीक है, साइड में। इट इट मीन्स 11 क्या है, नंबर। इट मीन्स क्या है कि आपका जो जन्म है ना सुबह सूर्य उदय के बाद और दोपहर के हाँ बीच में जी। हुआ है कहीं पे। अब क्या टाइमिंग है हम्म। आपकी? 10:45। हाँ, तो उदय के बाद और दोपहर के पहले का जन्म है आपका। जिनका यहाँ पर होगा 10 से लेके 7 के बीच, उसका दोपहर के बाद शाम तक, फिर रात का मिडनाइट। यानी सूर्य की कुंडली देख, पोजीशन देख के कुंडली में आप बता सकते हो कि इसका जन्म कितने बजे हुआ होगा। जी। ठीक है, चलो, जी। बाकी नेक्स्ट हफ्ते करते हैं। हम अपनी क्लास का दिन सैटरडे ही रखेंगे, ठीक है, सैटरडे फिक्स कर देंगे। ओके। थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। ओके जी, थैंक यू।